हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, और इससे पहले के जितने भी सारे टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाइमलाइन क्या है, 1920 टू 2022 तक। ठीक है, 1920 से लेकर के 22 तक। तो कैलकाटा सेशन में सितंबर 1920 में, ठीक है, कांग्रेस रिजॉल्व इन फेवर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में गए और इस टाइम उन्होंने डिफाइन किया कि स्वराज जो है हमारा अल्टीमेट एम है। गांधी जी के अकॉर्डिंग के अब हमें स्वराज चाहिए, स्वराज हमारा अल्टीमेट एम है। ठीक है, और इस मूवमेंट में और भी कुछ चीज़ हुआ कि जितना भी टाइटल था उसको सरेंडर किया गया, या जो ऑनरी ऑफिस था ऑनररी ऑफिस, और रेजिग्नेशन किया गया नॉमिनेटेड ऑफिस से, कहा गया कि ऐसा किया जाएगा। रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स, कि गवर्नमेंट के दरबार को यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल फंक्शंस जो है, और क्या होगा, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय द लॉयर। तो यहाँ पे है कि बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी की तरीके से कोऑपरेशन नहीं करना, इसीलिए नाम क्या है, नॉन कोऑपरेशन, कि किसी भी गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। रिफ्यूज़ल ऑफ जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक भी रिफ्यूज़ करेगी टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब, कि वो भी कोई गवर्नमेंट जॉब ना करे। ठीक है, और बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को। गांधी जी अलॉन्ग विद द अली ब्रदर, तो गांधी जी अली ब्रदर के साथ, जिनको कि हमने देखा खिलाफत मूवमेंट में, ठीक है, तो उनके साथ नेशन वाइड टूर किया ड्यूरिंग एड्रेसिंग ऑफ मीटिंग्स। और द एजुकेशनल बॉयकॉट वॉज स्पेशली सक्सेसफुल, और जो ये एजुकेशनल बॉयकॉट था ये स्पेशली सक्सेसफुल हुआ कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, और विथ पंजाब टू, और पंजाब में भी देखने के लिए मिला। पंजाब में किसके लीडरशिप के अंदर, लाला लाजपत राय के अंदर। देन अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बॉयकॉट, सिर्फ एजुकेशनल बॉयकॉट ही नहीं, लॉ कोर्ट्स को भी बॉयकॉट किया गया, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स। ठीक है, जो मेजर लॉयर्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा असफ अली, इन सारे लोगों ने क्या किया, गिविंग अप देयर ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिसेस इन देयर फील्ड, तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ठीक है, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो सॉ पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लोथ्स एंड बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ बाय फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। तो क्या किया गया, जो भी फॉरेन सामान था, क्लोथ था, दुकानों को बंद किया गया। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को बेचने नहीं दिया जा रहा है, दुकानों को बंद किया जा रहा है, बॉयकॉट किया जा रहा है फॉरेन क्लोथ्स को, जो भी फॉलोअर थे गांधी जी के। ठीक है, और ड्रामेटिक इवेंट क्या हुआ इस पीरियड में, पीरियड वाज द विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रिंस वेल्स जो है विजिट करने आए थे, कब, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। द डे ही लैंडेड, तो जब वो लैंड किए इंडिया में, ठीक है, इन बॉम्बे ऑन नवंबर 17, 1921, ही वॉज ग्रीटेड विथ एम्प्टी स्ट्रीट। ठीक है, तो जब वो आए तो उनको लगा कि कोई तो उनको ग्रीट करेगा, लेकिन उनको किसी ने ग्रीट ही नहीं किया, सड़क पूरा खाली। एंड ड्रॉन्ड शटर्स वेर एवर ही वेंट, और कहीं भी गए तो लोगों ने शटर भी गिरा दिया। मतलब क्या है कि इनको किसी ने वेलकम ही नहीं किया, खाली सड़क, जहाँ गए वहाँ से उनको कोई वेलकम नहीं मिला। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कब आते हैं, तो आते हैं नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के टाइम पे। और वो लैंड किस दिन कर रहे हैं, 17 नवंबर 1921 को। तो उनको खाली सड़क मिला, और जो है देखने के लिए मिला, वो जहाँ भी जा रहे हैं तो देख रहे हैं शटर ही गिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, अटैक होता है ऑन लोकल पुलिस स्टेशन। तो लोकल पुलिस स्टेशन में अटैक किया जाता है एंग्री पीजेंट के द्वारा एट चौरी चौरा। चौरी चौरा में, चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। ठीक है, कब होता है ये, फरवरी 5, 1922 में। और इससे होल सिचुएशन, पूरा का पूरा सिचुएशन बदल जाता है। गांधी जी शॉक्ड हो जाते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट को देख करके, और वो विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फरवरी 12, 1922 को, क्योंकि गांधी जी तो चाहते थे कि पीसफुल हो, जो भी हो पीसफुल हो, वॉयलेंस नहीं हो। लेकिन चौरी चौरा में जो वॉयलेंस हुआ उसके बाद जो है एनसीएम को विड्रॉ कर लिया गया। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। देन स्वराज पार्टी 1923 में, तो गांधी जीज डिसीजन टू कॉल ऑफ द एजिटेशन कॉज्ड फ्रस्ट्रेशन अमंग मासेस। तो अब जो गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि इस एजिटेशन को गांधी जी कॉल ऑफ करेंगे, तो अब जो मासेस, वहाँ पे जो लोग हैं, उनके बीच बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, मासेस को लगा कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे से तो चल रहा था हमारा मूवमेंट। ठीक है, तो उनके डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, उनके कलीग से भी क्रिटिसिज्म किया गया, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास,
NC केलकर, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया स्वराज पार्टी को। इस टाइम पे जब ये NCM को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो स्वराज पार्टी को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जो फाउंडेशन था स्वराज पार्टी का वर लेड ऑन जनवरी 1, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को, ठीक है, याद रखना है 1 जनवरी 1923 एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम रखा जाता है, ठीक है। इट प्रपोज देन एन ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ डाइवर्टिंग द मूवमेंट फ्रॉम वाइड स्प्रेड सिविल disobedience program to restrictive one which would encourage its member to enter into legislative council। तो अब इनको लगा कि गांधी जी ने तो क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया, ये बहुत नाराज़ भी थे, तो अब इनका जो है कहीं ना कहीं प्रोग्राम थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम से थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव हो गए ये, और इन्होंने अपने ही मेंबर को इनकरेज किया कि अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करेंगे। और इस्टेब्लिश जो है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किससे हुआ था, ठीक है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। तो इन्होंने सोचा कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करना है, ठीक है, बाय कंटेस्टिंग इलेक्शन लड़कर इन ऑर्डर टू रेक द legislature from within and use moral pressure to compel the authority to concede to the popular demands of self government। तो इन्होंने कहा कि अब हम लेजिस्लेचर के अंदर जाएंगे और उनके ऊपर मोरल प्रेशर बनाएंगे और कंपेल करेंगे कि उन्हें हमारा पॉपुलर डिमांड जो है सेल्फ गवर्नमेंट का मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर इलेक्शन हुआ 1923 में और स्वराज पार्टी ने अच्छा खासा सीट कैप्चर किया, ठीक है, 45 कैप्चर किया आउट ऑफ 145 सीट्स, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शंस में दे सिक्योर्ड फ्यू सीट्स बट इन सेंट्रल प्रोविंस दे सिक्योर्ड अ क्लियर मेजोरिटी। तो प्रोविंशियल इलेक्शन में इनको कुछ ही सीट मिला, कम सीट, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस में इनको एक अच्छा खासा मेजोरिटी मिला। देन बंगाल में स्वराज पार्टी जो है लार्जेस्ट पार्टी था, तो याद रखना है बंगाल में क्या था, स्वराज पार्टी लार्जेस्ट पार्टी था। देन दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अनडाइल्यूटेड अपोजिशन। तो इन्होंने अनडाइल्यूटेड अपोजिशन का जो है पॉलिसी फॉलो किया। स्वराजिस्ट ने डिमांड किया रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर। अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है मिलनी चाहिए, और जो भी रिप्रेसिव लॉज है जो कि इम्पोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी ऐसे रिप्रेसिव लॉज है उनको हटाओ, रिपील करो, ठीक है। उसके बाद CR दास के डेथ के बाद 1925 में यहाँ पे भी हमें ड्रिफ्ट देखने के लिए मिला, ठीक है, टुवर्ड्स अ पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। दिस लेड टू डिसेंशन एंड द पार्टी ब्रोक अप इन 1926। तो यहाँ देखने के लिए मिला कि CR दास के डेथ के बाद कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है में कुछ ड्रिफ्ट आ गया, ठीक है, टुवर्ड्स अ पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, और यहाँ पे पार्टी में देखने के लिए मिला कि ये पार्टी भी टूट गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जब गांधी जी ने NCM को बंद कर दिया तो फिर इन्होंने बनाया स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, और फिर इन्होंने जो है क्या किया कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के अंदर जो इस्टेब्लिश हुआ है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो जाएंगे इलेक्शन लड़के, ठीक है, और लेजिस्लेचर को अंदर से ही जाकर मोरल प्रेशर बनाएंगे, उनके ऊपर मोरल प्रेशर बनाएंगे कि वो हमारे पॉपुलर डिमांड को, जो सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड है, उसको माने, ठीक है, ये किया गया। देन अब जो इम्पॉर्टेंट है साइमन कमीशन, इसको बार बार पूछा जाता है। तो द एक्टिविटीज़ ऑफ स्वराज पार्टी हैड इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द डायरकी सिस्टम, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो हुआ क्या कि अब स्वराज पार्टी ने इतना प्रेशर बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है जो मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से 1919 में जो लाया गया था डायरकी, ठीक है, तो उसको जो है रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया कि क्या डायरकी सिस्टम जो लाया गया है डायरकी सही है या डायरकी सही नहीं है, ठीक है, एंड टू रिपोर्ट एज टू व्हाट एक्सटेंट अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और किस लेवल तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अपॉइंट किया साइमन कमीशन को, कब, नवंबर 1927 में इस टास्क के लिए। और इस कमीशन के सारे मेंबर जो थे यूरोपियन थे, वाइट थे, जो यही मेजर चीज़ था जिसके वजह से जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको लगा कि हमारा तो इंसल्ट ही हो गया, और उन्होंने डिसाइड किया बॉयकॉट करने का कि इस कमीशन को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि सारे वाइट लोग हैं यहाँ पे कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को देखा जाएगा कि ठीक है ये कैसा रिफॉर्म था, यहाँ पे जो डायरकी लाया गया था तो क्या डायरकी सही है या नहीं है, इसको देखा जा रहा है, यहाँ पे इंडियन है ही नहीं, ठीक है। देन वेर एवर द कमीशन वेंट
देयर वर क्राइज ऑफ साइमन गो बैक, जहाँ पे भी जा रहे थे सब कह रहे थे जाओ भाई भागो तुम लोग, साइमन गो बैक, सब यही कह रहे थे। ठीक है, तो इससे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ, लाहौर में भी हो रहा था। तो एक फैटल लाठी ब्लो में लाला लाजपत राय के ऊपर इतना लाठी चार्ज हुआ, मारा गया कि उनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है, इट वॉज हिज डेथ भगत सिंह एंड कॉमरेड्स वर सीकिंग टू एवेंज, तो इस डेथ की वजह से भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हमें तो बदला लेना ही है। देन व्हेन दे किल्ड अ वाइट पुलिस ऑफिशियल, देन उन्होंने एक वाइट पुलिस ऑफिशियल सॉन्डर्स को उनको मारा। ठीक है, इन दिसंबर 1928 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय की जो है साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फैटल लाठी ब्लो में, और उसके डेथ के बाद भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड्स थे उन्होंने बदला लेने के लिए किसको मारा? पुलिस ऑफिशियल सॉन्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम आ चुके हैं। अब देखते हैं नेहरू कमेटी रिपोर्ट को। नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928, तो कमेटी को सेटअप किया गया था, मोतीलाल नेहरू जो है चेयरमैन थे इस कमेटी के, टू डिटरमाइन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्चुअली ड्राफ्टिंग इट। तो यहाँ पे नेहरू कमेटी किसके लिए था? डिटरमाइन करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रिंसिपल होगा इसको डिटरमाइन करने के लिए। देन फिर जो चीफ आर्किटेक्ट थे, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के, तो ये कौन थे? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिपोर्ट वर मोतीलाल नेहरू। तो रिपोर्ट बनाने के चीफ आर्किटेक्ट थे मोतीलाल नेहरू, और तेज बहादुर सप्रू भी थे। याद रखना है कि सिर्फ मोतीलाल नेहरू नहीं थे, उनके साथ तेज बहादुर सप्रू भी थे। और जो रिकमेंडेशन था, इवोक्ड अ लाइवली डिबेट, तो एक डिबेट स्टार्ट हो गया कंसर्निंग द गोल ऑफ इंडिया डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था। ठीक है, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो क्योंकि अब डोमिनियन स्टेटस तो पहले मांग रहे थे, लेकिन अब 1928 में डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस चीज़ को लेकर के बात होने लगी और बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ये चीफ आर्किटेक्ट थे। ठीक है, याद रखना है। देन 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, उसके बाद आता है 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आता है, क्योंकि साइमन कमीशन में जो कुछ चीज़ें थे तो ये इंडियन को पसंद नहीं आता है, तो वो कहते हैं हम अपना खुद ड्राफ्ट करेंगे, इसलिए नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट जब आता है तो जिन्ना को लगता है कि ठीक है, अब मेरा भी हम तो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब मेरी भी कुछ चीज़ें, मेरी भी कुछ शर्तें देख लो। तो 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, जिन्ना अपना 14 पॉइंट देते हैं। कब? मार्च 9 1929 को। तो जिन्ना का 14 पॉइंट नेहरू रिपोर्ट 1928 और जिन्ना का 14 पॉइंट 1929 में आता है। तो जिन्ना कौन है? लीडर थे मुस्लिम लीग के, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने अपना लिस्ट दिया डिमांड का, जिसको कि कहा जाता है जिन्ना का 14 पॉइंट। ठीक है, 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। देन लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड इन लाहौर, तो ये आपको डेट बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 1929 में कब हुआ था लाहौर सेशन? दिसंबर में हुआ था। तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे इंडियन कांग्रेस के। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, पूर्ण स्वराज। कौन सा? पूर्ण स्वराज की। अब डोमिनियन से काम नहीं चलेगा, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और यही हमारे नेशनल मूवमेंट का गोल है। हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है। देन दिसंबर 31 1929 न्यूली एडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग, तो जो हमने न्यूली एडॉप्ट किया था, ठीक है, हमारा तिरंगा फ्लैग, उसको अनफ्लर्ड किया गया। कब अनफ्लर्ड किया गया? फहराया गया। एंड जनवरी 26 वॉज फिक्स्ड एज ए इंडिपेंडेंस डे, एंड जनवरी 26 को फिक्स कर दिया गया एज ए इंडिपेंडेंस डे की तरह। ठीक है, इसीलिए जो है हमें देखने के लिए मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद भी 26 नवंबर 1949 को फिर भी वेट किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 तक इसी डेट के लिए, क्योंकि हमने 26 जनवरी को क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज बनाया था, इसलिए हमने वेट किया था उतने दिन तक। ठीक है, विच वॉज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, और कहा गया कि इसको हमेशा हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। लीडिंग टू द पीपल नॉट टू सबमिट टू ब्रिटिश रूल एनी लॉन्गर, कि अब हम ब्रिटिश रूल के सामने नहीं झुकने वाले, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लाहौर सेशन दिसंबर 1929, इसको याद रखना है। देन अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, टू अचीव गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, की हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो गांधी जी लॉन्च करते हैं एक अदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस का क्या मतलब है कि जो लॉ बना हुआ है उसको डिसोबे कर रहे हैं, तो अदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये लॉन्च करते हैं।
उसके बाद अलॉन्ग विथ 78 फॉलोअर, तो अपने 78 फॉलोअर के साथ गांधी जो है स्टार्ट करते हैं फेमस मार्च। ठीक है, उनके साथ कितने फॉलोअर होते हैं? 78 फॉलोअर। और फेमस मार्च स्टार्ट करते हैं कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ठीक है, मार्च 12, अब ये डेट आपको याद रखना, मार्च 12 1930। तो मार्च 12 1930 साबरमती आश्रम से ये निकलते हैं फॉर द स्मॉल विलेज डांडी, और डांडी के तट पर डांडी जाते हैं। ठीक है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है डांडी, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो है सॉल्ट बनाना मना था। ठीक है, तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से डांडी जाते हैं। गांधी जी 240 माइल जो है कवर करते हैं, और इसमें 24 दिन लगता है, 24 डेज लगता है। मार्च जो है 12 से लेकर के अप्रैल 5 तक जो है टाइम लगता है। उसके बाद जब वो शी शोर पे पहुंचते हैं अप्रैल 6 को, ठीक है, अप्रैल 6, ठीक है, तो वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं बाय पिकिंग अप सॉल्ट। तो वो अपने हाथ में सॉल्ट उठाते हैं, सी शोर से एक मुट्ठी भर सॉल्ट जो है उठाते हैं, और गांधी क्या करते हैं? इनॉग्रेटेड सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस कैसे हो गया? एक मुट्ठी नमक उठाने से यही हो गया, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा था कि ये नमक वाला कारोबार किसका है? गवर्नमेंट का है, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको मुद्दा इसीलिए बनाया गया था कि सॉल्ट भी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, जो कि सॉल्ट एक बेसिक चीज़ है, जो कि हर खाने में सॉल्ट को होना ज़रूरी होता है। ठीक है, देन गांधी जी इनॉग्रेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अ मूवमेंट दैट वाज टू रिमेन अनसरपास्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है, और ये मूवमेंट इतना पावरफुल बन गया, इज स्पार्क ऑफ पेट्रायोटिज्म इवन अमंग इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी। तो जो आर्मी में, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स भी थे, उनके भी अंदर पेट्रायोटिज्म पूरा भर गया। देन जो गढ़वाल सोल्जर्स थे, ठीक है, इवन जो गढ़वाल सोल्जर्स थे, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि जो पेशावर के लोग हैं उनके ऊपर हम फायर नहीं करेंगे। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस में जो भी आर्मी में भी जॉब कर रहे थे, जो मतलब कि इंडियन थे, तो उनके अंदर भी पेट्रायोटिज्म जाग गया। उन्होंने कहा कि हम फायर नहीं करेंगे पेशावर के लोगों पे। देन गांधी जी को फिर अरेस्ट कर लिया गया May 5 1930 को। ठीक है, और दिस वॉज फॉलोड बाय अनदर राउंड ऑफ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड। अब यहाँ पे फिर से फॉरेन गुड को बॉयकॉट किया गया, एंड इट टुक द शेप ऑफ नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा गया। ठीक है, हुआ इस टाइम पे, इन विच लेडीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, लेडीज भी थी इसमें, पार्टिसिपेट कर रही थी। और फिर इसको सून देयर आफ्टर फॉलोड रेप्रेसिव मेजर। अब जब इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होगा तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अंग्रेज क्या करेंगे? तो रेप्रेसिव मेजर ही लेंगे। तो उन्होंने मास अरेस्ट करना शुरू किया, लाठीचार्ज करना शुरू किया, पुलिस फायरिंग करना शुरू किया, और 1 लाख लोग लगभग जेल भी गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या जो हमें फ्रीडम मिला है, तो क्या इतना आसान था? कितना मुश्किल था? कितने लोगों ने हमारे लिए लड़ा, तब हमें ये फ्रीडम मिला। तो उस फ्रीडम का हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम अच्छे वे में, ताकि हम कंट्री के टुवर्ड कंट्रीब्यूट कर सके अच्छे से। देन अब देखते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इट वॉज हेल्ड इन लंडन। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ऑन नवंबर 12 1930, तो 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था उसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और उस साइमन कमीशन को तो टोटली बॉयकॉट कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो कमीशन हैड प्रपोज्ड सेल्फ गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। कमीशन ने क्या प्रपोज किया? जो साइमन कमीशन ने कहा कि ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में होगा, एंड फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और फेडरेशन के लिए भी उन्होंने कहा था कि हाँ, फेडरेशन होना चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है कि क्या फेडरेशन होना चाहिए, इसको कहा था साइमन कमीशन ने या नहीं? तो इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट कहा था कि प्रोविंसेस में सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए और फेडरेशन भी होना चाहिए। ठीक है, एंड द प्रिंसली स्टेट्स एट द सेंटर। और ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट होगा वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, और फेडरेशन होगा किसका? ब्रिटिश इंडिया का। लेकिन हाउएवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग, लिबरल्स एंड अदर पार्टी हैड असेंबल्ड। तो ये लोग गए थे डिस्कस करने के लिए कमीशन के रिपोर्ट को, लेकिन जो प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि कांग्रेस नहीं थी, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है हैड टू बी एडजर्न। तो इसको एडजर्न कर दिया गया, कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जो मेन पार्टी ही नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है,